नमस्कार। आज वैश्वीकरण के अगले कड़ी में बात करेंगे कि वैश्वीकरण का क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम आर्थिक प्रभाव की चर्चा करेंगे। ग्लोबलाइजेशन के पूरे प्रक्रिया में हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पहला कि उत्पादन की प्रक्रिया का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और दूसरा कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी प्रक्रिया का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि ये दोनों जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस का बहुत अहम रोल रहा और इस सारी प्रक्रिया के कारण हम पाते हैं कि नेशन स्टेट कमज़ोर हुआ। इसके पहले हम यह भी जान रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, टेक्नोलॉजिकल और कम्युनिकेशन जो रिवोल्यूशन हुआ उसके कारण स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही प्रभावशाली ट्रांजैक्शन का मैकेनिज्म बन गया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का। और हम यह भी पाते हैं कि कैसे नेशनल रिसोर्सेस का बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र बहुत कम समय में होने की स्थिति बन गई इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशन हुआ उसके कारण। और जिस आसानी से कैपिटल का बहाव शुरू हुआ, यानी पूंजी का बहाव पूरे वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ, इसमें मल्टीनेशनल्स और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस को ज़्यादा आसान बना दिया कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने पूंजी को अपने अनुसार, अपने बेनिफिट्स को के मद्देनज़र वो ट्रांसफ़र करने की स्थिति में थे। इसका नतीजा ये हुआ कि नेशनल की इकोनॉमी, कोई भी नेशन की इकोनॉमी अब इनके मर्सी पर या इनके विल पर निर्भर कर रहा था या कर रहा है। खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ इसके शिकार हो रहे हैं और इसका असर पूरे नेशन की इकोनॉमी पर, उस नेशन की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, जिसका बट नेचुरल है कि उसके जो मार्जिनल सेक्शंस के जो सिटीजन्स हैं उन पर ज़्यादा इसका कुप्रभाव पड़ता है या पड़ा। हम यह भी यहाँ पर समीचीन होगा बात करनी कि कैसे इस पूरे प्रक्रिया में नेशन, जो डेवलपिंग नेशंस हैं या डेवलप्ड नेशन हैं, वो उस सिचुएशन में पहुँच गए जिसको कि हम इकोनॉमी के भाषा में रेस फॉर बॉटम कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हर नेशन स्टेट अपने मल्टीनेशनल्स या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस को रिझाने के लिए या उसको एल्योर करने के लिए उस स्टेज तक कॉम्प्रोमाइज़ करता है जहाँ कि वह अपने नेशन के वेलफेयर या सिटीजन के वेलफेयर को नहीं देखता। वो देखता है क्या चीज़, तो और वो केवल और केवल उनके विम्स पर वो अपना काम उनको इनवाइट करता है ताकि वो इन्वेस्ट करें। हम इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात देखते हैं, एक और जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये कि इनके प्रेशर्स के कारण नेशंस बाध्य होते हैं प्राइवेटाइज करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए, जिसके तहत उनको ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस, जो डिफरेंट ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस हैं, वो अपने उसको स्वतंत्र रूप से अपने इकोनॉमी में इंटरफेरेंस करने का मौका दे देते हैं। इसका मौलिक रूप से इसका हार्मफुल इफेक्ट ही होता है या हुआ है, देखने को मिला है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और जिसके कारण वे डेट ट्रैप में फंस गए और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड, जैसे IMF हुआ या वर्ल्ड बैंक हुआ, इनका फिर इंटरफेरेंस होता है और उसमें
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के तहत इनको ऋण दी जाती है और उनको ओवरऑल इकोनॉमी को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एज पर द विशेष ऑफ वर्ल्ड बैंक या IMF, या यूँ कहें कि यही मल्टीनेशनल्स और ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशंस के विल के आधार पर उनको मौलिक परिवर्तन करना, स्ट्रक्चर परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे पूरी इकोनॉमी उनकी प्रभावित होती है, हार्मफुल उनकी स्थिति होती है। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ा कि अभी जो स्टेट सेंट्रिस्ट इकोनॉमी था, जिसमें कि एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं कर रहा था नेशन की इकोनॉमी को, अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर जैसे रिसेशन है, इन्फ्लेशन है या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है पूरे नेशन के नेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और उनके यहाँ रहने वाले रेजिडेंट्स को। इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि केवल और केवल इसका दुष्परिणाम ही निकला। हम यह भी कह सकते हैं कि इसका सकारात्मक परिणाम या इससे बेनिफिटेड हुए खासकर वैसे कंट्रीज़ जो नॉर्थ कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, वे लोग अपने रीजनल ब्लॉक बनाकर इस पूरे ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस को अपने पक्ष में करते हैं और वो बेनिफिटेड होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दुष्परिणाम खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पड़ा और इसको बेनिफिट जोन में अगर हम कंट्रीज़ को लाएंगे तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ और USA। अब हम दूसरी बात करें, जो हम बात करें सोसाइटी पर इसका क्या असर पड़ा, तो सोसाइटी पर हम जब सामाजिक स्थिति पर जब हम इसका असर की बात करते हैं, इसके पहले एक और हम बात करते हैं कि ये पूरे जो सिनेरियो हैं उसमें हम ये पाते हैं कि कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, ये पूरे ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट यह भी पड़ता है कि कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म डेवलप करता है वर्ल्ड वाइड, जिसमें आपके वांट्स, आपके नीड्स आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है एडवर्टीजमेंट के तहत। बड़े बड़े बिग एम्पायर जो आपके टीवी या अन्य स्रोत से आपके दिमाग पर कंट्रोल किए हुए हैं और इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उनके विम्स क्या, उनके आधार पर, उनके इशारों पर चलती है और हमारी खुद की सोच कि हम कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है जो हमारे यूज़ का है, ये अब हमारे सोच के भीतर नहीं रहता, हमारे आवश्यकता की चीज़ नहीं रहती। और हम देखते हैं कि जो एक वस्तु की जो क्वालिटी है उसमें भी ज़बरदस्त गिरावट आती है और सब चीज़ का कॉपी मिलने लगा, सारे कम्युनिटीज़ की कॉपीज़ होने लगी, क्वालिटी को ध्यान में ना रखते हुए कम कीमत में और इस ढंग से एल्योरमेंट में हम अपने पूरे बजट को इम्बैलेंस कर देते हैं और एक तरह से गरीबी का भी शिकार हुआ पूरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग। ये हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में एक एस्पेक्ट छूट गया था, उस पर चर्चा की। अब हम सामाजिक जो परिवर्तन में है, सामाजिक परिवर्तन में हम देखते हैं कि पूरा जो नेशन आइडेंटिटी है, जो नेशन की आइडेंटिटी है, हर कंट्री का अपनी अपनी नेशन की आइडेंटिटी है, उसमें ज़बरदस्त ये सेंध लगाता है। उसका कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इंटरकनेक्टेडनेस और ज़्यादा इंटेंस हुआ। इस इंटेंस इंटरकनेक्टेडनेस में लोग अपने जीविका के मद्देनज़र रखते हुए दोनों चीज़ हुआ, माइग्रेशन भी हुआ, इमिग्रेशन भी हुआ। खासकर नॉर्थ कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग गए और इसका असर उनके सोसाइटी, उनके अपने खुद के सोशल कल्चर पे, उनके ट्रेडिशन, परंपरा और उनकी जो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उस पर उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। और हम वहाँ देखते हैं कि इन रिएक्शन उधर जो वहाँ के इंडिजिनस जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले जो ओरिजिनल जो लोग हैं, उनको हम देखते हैं कि उनमें रेसिस्ट वायलेंस की बात या फिर हम जेनोफोबिया का रिसर्जेंस की बात हम देखते हैं। फिर उसी तरह हम दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि कैसे इस जो पूरे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में जिस ढंग से रिवोल्यूशन होता है आपको कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो कैसे पूरे साइकोलॉजिकली एक होमोजेनाइजेशन की कल्चर में ले जा रहा है, यानी कि सेमनेस के ओर ले जा रहा है। और इसका रिपरकशंस हम पूरे एक सोशल टेंशंस पूरे सोसाइटी, या वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या माइग्रेटेड लोग हों, उन सब के अपनी जो ओन आइडेंटिटी थी उस पर प्रभाव इसका हो रहा है। खासकर हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशन नहीं है जो कि इन
फ्लो, जो इंफॉर्मेशंस के फ्लो हैं या कल्चर के जो फ्लो हैं डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण वो अपनी अस्मिता को बचाने में कामयाब नहीं रहे और कहीं ना कहीं से वो ज़बरदस्त फ्रिक्शन, एक स्ट्रेन जो इस सोशल लाइफ में है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ एक और जो दूसरा एस्पेक्ट है सोसाइटी पर ही इम्पैक्ट का, वो है कि हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और इथनिक रिसर्जेंस ये दोनों एक साथ चल रहा है। इसके कारण में हम जाते हैं तो ये पाते हैं कि नेशन ऐसा प्रतीत होता है कि 19वीं सेंचुरी में जो राष्ट्र नेशन स्टेट की जो कल्पना थी उस परिकल्पना में यह सोचा गया था कि जो इथनिक माइनॉरिटीज होगी उसको उसके एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करके इन कोर्स ऑफ टाइम हम अपने नेशन स्ट्रीम में मेन स्ट्रीम में ला देंगे। लेकिन वहाँ ये फेल अपने आप को हम अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे नेशन स्टेट इस एस्पेक्ट में फेल कर जाते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि अभी हम नेशन स्टेट दो ढंग से उसको ऑनस्लॉट हो रहा है उसके पूरे उसके अथॉरिटी पर। एक ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जो ग्लोबल कल्चर को प्रमोट करता है और दूसरा ये इथनिक रिसर्जेंस के द्वारा जिसमें इथनिक माइनॉरिटीज अपने एस्पिरेशंस के लिए इंटरनली जो लोकल और आप कह सकते हैं पैरोशियल जो उनका जो एस्पिरेशंस है उसको प्रमोट करते हैं और इस तरह से भीतर ही माने आंतरिक रूप से नेशन कमजोर हो रहा है। तो इस तरह से इस पूरे वाकया से हम एक चीज़ पाते हैं कि एक फंडामेंटल सोशल जो एस्पिरेशंस हैं या और सोशल लाइफ है उसमें एक मौलिक परिवर्तन इस वैश्वीकरण के डिफरेंट फोर्सेस ने निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ी है जो बहुत प्रभावशाली है। अब हम तीसरी बात करें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है राजनीतिक अगर हम पॉलिटी पर अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो हम पाते हैं कि ये नेशनल के सोवरेनिटी पर ये ज़बरदस्त ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट डाला। जैसे अगर हम बहुत ब्रीफ में यदि हम बात करें तो हम यह पाते हैं कि अभी तक जो वर्ल्ड सिस्टम इंटरकनेक्टेडनेस बेस्ड था यानी कि ग्लोबलाइजेशन के पहले वहाँ पर जो ऑटोनॉमी एलिमेंट है सोवरेनिटी का जैसे वो प्रभावित हो रहा था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद ये अथॉरिटी एलिमेंट जिसपे जो कोर एलिमेंट है जिसपे हम कहते हैं कि ये फॉर्मल अथॉरिटी है जिसके कारण हम कहते हैं कि भाई कोई नेशन स्टेट इंडिपेंडेंट है वो प्रभावित हो रहा है। दूसरे शब्दों में हम यह समझे कि नेशन स्टेट को सोवरेन हम कब कहते हैं जब हम यह कहते हैं कि इंटरनली वो कंट्री या वो नेशन सुप्रीम है और एक्सटर्नली वो इंडिपेंडेंट है। तो पहले भी यानी ग्लोबलाइजेशन के पहले भी एक्सटर्नल अफेयर्स में तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज लोग कर रहे थे लेकिन इंटरनली सुप्रीम थे। अभी ग्लोबलाइजेशन में ये हुआ कि इंटरनली सुप्रीम अब नहीं रहे और यहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स या फिर ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स ये ऐसे कंसर्न्स हैं जिसको लेकर आप पर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ला दी जा रही है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को मनवाने की बात की जाती है। उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स है वर्ल्ड फोरम्स के और ख़ासकर जितने भी वर्ल्ड फोरम्स हैं जो पोलिटिसाइज्ड हो चुके हैं खासकर यूएन या यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ इनका प्रेशर पड़ता है कि आप इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को अब अपने हित में नहीं बल्कि वो तथाकथित इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स को डिफेंड और प्रमोट करने के लिए आप लागू करें। इससे नेशन स्टेट का जो सोवरेनिटी है वो उसका जो कोर एलिमेंट है यानी कि जो अथॉरिटी जिसपे हम कहते हैं फॉर्मल अथॉरिटी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। दूसरी बात हम इसी में यह भी जोड़ लें कि आज अगर हम पूरी व्यापकता से अगर देखें तो जो सोवरेन नेशन स्टेट का जो बेसिस था कि लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है या उसको स्ट्रेंथन करना है अब हम उसके जगह पर लिबर्टी के जगह पर हम पाते हैं कि अब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं और लिबर्टी की जगह पर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की जगह पर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं और फ्रेटर्निटी की जगह पर हम सॉलिडरिटी की बात करते हैं। जब हम ये तीन टर्म की इस्तेमाल करते हैं कि हम लिबर्टी की जगह पर हम पा रहे हैं कि हमें आप लिबर्टी न देकर सिक्योरिटी दीजिए और इक्वालिटी न देकर डाइवर्सिटी दीजिए और फ्रेटर्निटी न देकर हमको सॉलिडरिटी की बात करें। अगर हम ये फोकस पॉइंट हो गया इसका अर्थ ये हुआ कि नेशन बाउंड्री अब पोरस हो गई, वो अब ट्रांसीड कर गया यानी कि अब उसकी कोई क्लियर कट रेखा नहीं रही और अब हम पूरे वर्ल्ड व्यापी यानी कि ग्लोबल कंटेक्स्ट में अपनी बात रखने लगते हैं। और ये नेशन स्टेट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज हुआ उसको हम पैराडाइम शिफ्ट कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आज का ये लेक्चर विराम देता हूँ। आशा करता हूँ ये लाभान्वित हुआ होगा आप लोगों को।